नमस्कार आप सभी को। सामान्य विज्ञान प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत स्वागत है आप सभी का। आप सबसे एक वादा किया गया था कि 1000 प्रश्नों की सीरीज लेकर मैं आ रहा हूं, विशेष रूप से सामान्य विज्ञान की। और इसमें भी ज़्यादातर जो आप कह सकते हो फोकस है वो जीव विज्ञान पे है। तो 1000 प्रश्नों की सीरीज के माध्यम से हम अपने जीव विज्ञान की जो विषय वस्तु है उसको परीक्षा के संदर्भ में हम तैयार करेंगे, क्योंकि अब हमारी परीक्षा में नकारात्मक अंकों का प्रावधान स्पष्ट रूप से आप कह सकते हो नोटिफिकेशन जो भी लेटेस्ट आया जिसमें मुख्य परीक्षा में बदलाव को लेकर बात की गई, प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव को लेकर बात की गई। तो उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारी परीक्षा में अब 1/4 अंक मतलब 1/4 अंक जो है वो निगेटिव मार्किंग के तौर पे, नकारात्मक अंक के तौर पे रखे गए हैं प्रत्येक प्रश्न में। तो इसलिए जरूरी है कि जो भी हमारा कंटेंट है, ठीक है, भले ही हम 60% हमारा पाठ्यक्रम कवर है, लेकिन वो जो 60% कवर है ना, वो हमारा 100% तैयार होना चाहिए। वो 60% हमारा 100% तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 60% ही कवर है और उस 60% से भी कोई प्रश्न बन जाए तो वहां पर हम गलत कर दें। तो इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का हम अभ्यास करें। और इसी के लिए आपके लिए ये लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ 100 प्रश्नों की सीरीज। और ये जो 100 प्रश्नों की सीरीज है ये किसी एक विषय को लेकर नहीं है, सिर्फ एक ही विषय में नहीं रहेगी। इसी तरह से जैसे इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास, तो प्रयास रहेगा कि आधुनिक भारत के इतिहास को हम 500 प्रश्नों के माध्यम से अच्छे से रिवाइज कर लें। इसी तरह से प्रयास रहेगा कि भूगोल के जो टॉपिक आपके यहाँ पूछे जाते हैं उसको हम 100 प्रश्नों के माध्यम से अच्छे से कर लें। इसी प्रकार से हमारा प्रयास रहेगा कि जो सामान्य आप कह सकते हो जो सामान्य प्रश्न आपके राज्य विशेष के होते हैं उनको हम कर सकें। उसके लेके 200-300 प्रश्नों की एक सीरीज आ जाएगी। तो इससे आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। बाकी प्रतिदिन की जो आपकी कक्षाएं चल रही हैं उस माध्यम से आप उसको देख भी सकते हो। इसको हमने क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हो, इस समय मैं छुट्टी पर हूँ। एक सप्ताह तक, लगभग 6 दिनों तक, अधिकतम 6 दिनों तक आप कह सकते हो मैं छुट्टी पर हूँ। और उस दौरान आपकी कक्षाएं बाधित ना हो, इसलिए इसको पूर्व में रिकॉर्ड करके आया हूं, जिससे आपकी कक्षाएं नियमित चलती रहें और आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो अभी जब तक मैं संस्थान में उपस्थित नहीं हो रहा हूं तब तक ये जो सेशन आप देख रहे हो ये प्रीमियर के रूप में देख रहे हो। मतलब यदि इस दौरान आप कोई कमेंट करते हो तो उसका जवाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो होती है और प्रीमियर के तौर पर आपको उपलब्ध कराई जाती है। जैसे कि रात्रि 11 बजे का आपका सेशन होता है, उसी तर्ज पर आपका यह भी सेशन है। 6 तारीख के बाद से, 6 जनवरी के बाद से मेरी उपस्थिति हो जाएगी और उसके बाद से जैसे हमारा लाइव सेशन चलता था उस तर्ज पर हम आ जाएंगे और हम फिर आगे बढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन तब तक इस प्रश्नोत्तरी को, क्योंकि एक फायदा यह भी है रिकॉर्डेड रहने का कि हम फास्ट चीजों को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लाइव में क्या होता है कि समय लगभग लगभग दोगुना हो जाता है। 10 प्रश्न हम सामान्य तौर पे 10 मिनट में कर सकते हैं, लाइव में 15 मिनट तो हो ही जाता है। ठीक है, तो हमें प्रयास ये भी करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न देखते हैं, क्योंकि लाइव में हम 25 से 30 प्रश्न, 35 प्रश्न देखते थे, उनका डिस्कशन करते थे, वहीं तक हमारा समय समाप्त हो जाता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये प्रश्नोत्तरी है और टोटल लगभग 800 प्रश्न हमें देखने हैं, तो हम प्रत्येक दिन प्रयास यही रहेगा कि मैक्सिमम प्रश्न को हम देखें। कम से कम 50 से 100 के बीच तो हम प्रतिदिन पहुंच जाएं, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। और इसमें आपका सहयोग भी चाहिए कि आपको इसको देखिए और तुरंत जवाब दीजिए। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है, तो वहां से चीजों को आप देख सकते हो। इस टॉप 100 वाली जो पीडीएफ है इसको मैं उपलब्ध करा दूंगा। इसके जो आंसर हैं वो लास्ट में मैं उपलब्ध करा दूंगा, तो उससे आप मिलान कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? फास्ट जवाब दीजिए। हर प्रश्न में आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। 10 सेकंड के समय में आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब देना है। बताइएगा इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? फास्ट जवाब। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे आपसे? यहाँ पे बोला जा रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं, आपको बताना है। बताइएगा जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं, कोशिका, अंग, नाभिक या ऊतक। आपको बता दें जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है उसको हम कोशिका नाम से जानते हैं, उसको हम कोशिका कहते हैं। तो इसी तरह से फास्ट रिवीजन होगा, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होगा, सिर्फ प्रश्न देखेंगे और हम क्विकली उसका जवाब देखेंगे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के बारे में इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? एक बार फास्ट चारों विकल्पों को पढ़ना है, इसके बाद तुरंत जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय आपके पास है
और उसी 10 सेकंड में आपको जवाब देना है। बताइएगा कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला बोला जा रहा है कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। दूसरा कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। तीसरा प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। और चौथा सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। एकदम सत्य है, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपका सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। इनमें से कौन सा है जो पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, आपको बताना है। चलिए ध्यान से देखिएगा और इसके बाद आपको जवाब देना है। इनमें से कौन सा है जो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन सा है, क्या क्या विकल्प दिया है। क्लोरोप्लास्ट, माइट्रोकांड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको बता दें कि इनमें से जो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये सिर्फ पादप कोशिका में मिलता है, बाकी अन्य जंतु कोशिका की बात करें उसमें ये देखने को नहीं मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विकल्प। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है। कोशिका का जो जीवित अंश है वो जीव द्रव्य कहलाता है, ये किससे बना होता है आपको बताना है। बताइएगा कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है, बताएं। यह किससे बना होता है आपको बताना है। 4 विकल्प आपके पास है यहाँ पे। 4 विकल्पों में यदि हम बात करें केवल कोशिका द्रव्य, केवल केंद्र द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, और डी विकल्प में है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाएं। तो याद रखिएगा जो जीवित अंश होता है जीव द्रव्य का, जो जीवित अंश होता है ये कोशिका द्रव्य, कोशिका केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा कोशिका का जीवित अंश मतलब जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए फास्ट इसी तरह से चीजों को देखना है, क्योंकि डिस्कशन यदि हम करते हुए चलेंगे तो 800 प्रश्न हमारे हो नहीं पाएंगे। जो हम चाहते हैं कि प्रत्येक दिन कम से कम हम 100 प्रश्न का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर लें, अचीव कर लें, तो हो नहीं सकता है। इसको बताइएगा 80% से अधिक कोशिका सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। 80% से अधिक कोशिका सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। कोशिका में 80% से अधिक क्या पाया जाता है। लगातार आप प्रत्येक कक्षा में देख रहे हो भैया, कोशिका में 80% से अधिक पर जल पाया जाता है। ठीक है, डी विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। इनमें से कौन सी कोशिका है जिसमें नाभिक नहीं होता है आपको बताना है। चलिए बताइएगा नाभिक किस प्रकार की कोशिका में नहीं होता है आपको बताना है। चलिए 4 विकल्प हैं, तुरंत इन विकल्पों को कंसीडर करिए और जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। पहला है मूल रोम कोशिका, दूसरा प्लेटलेट, तीसरा लाल रक्त कोशिका और चौथा मोनोसाइट। याद रखिएगा जो लाल रक्त कोशिका होती है इसमें नाभिक नहीं होता है, इसमें नाभिक नहीं होता है। लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताओ निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। फास्ट जवाब दीजिएगा। कोशिकाओं के आत्मघाती बैग के रूप में किसको जानते हैं हम। फास्ट जवाब दीजिएगा। कोशिकाओं के आत्मघाती बैग के रूप में किसको जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। लाइसोसोम्स, डिक्टोसोम्स, प्लाज्मा झिल्ली या फैगोसोम्स। याद रखिएगा जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स को बोला जाता है कोशिकाओं का आत्मघाती बैग। तो ए विकल्प सही उत्तर है। सभी को जवाब देना है। प्रीमियर इसीलिए इसको सेट किया, अन्यथा हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे कर देते, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता। प्रीमियर रखने का तात्पर्य इतना है कि आप इस क्लास से जुड़ो और प्रत्येक प्रश्न का जवाब दो और अपना मूल्यांकन कर सको। साथ ही साथ यह भी देख सको कि ऐसे छात्र जो आपके साथ लगकर तैयारी कर रहे हैं, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, कैसे छात्रों से आपका कंपटीशन है, उनका लेवल क्या है और आपका लेवल क्या है, यह भी आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
देखो फुल एनर्जी के साथ आना है, इसीलिए सुबह सुबह ये क्लास आपकी होती है। निम्नलिखित कोशिका कोशिका इसमें ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में शायद थोड़ा सा एरर है। इसमें है कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य है, याद रखिएगा। कोशिका अंगकों में कौन सा एक है जो अर्ध पारगम्य है, बताइएगा। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा है जो एक अर्ध पारगम्य है। चलिए फास्ट जवाब, अर्ध पारगम्य कौन सा होता है, अर्ध पारगम्य कौन सा होता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक। याद रखिएगा अर्ध पारगम्य की बात करें तो कोशिका झिल्ली जो है ये अर्ध पारगम्य होता है, ये विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 बताइएगा, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है, किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। कोशिका का पावर प्लांट बोला जा रहा है, कोशिका का पावर प्लांट, रट जाइएगा, रट जाइएगा भैया। कोशिका का पावर प्लांट होता है माइट्रोकांड्रिया, माइट्रोकांड्रिया को बोलते हैं कोशिका का पावर प्लांट, याद रखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। जो प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है उस पर भी विचार करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में उस पर विचार करो। लेकिन यहाँ पे यह भी देखना है कि आप जो जवाब दे रहे हो और आपके जो सहपाठी जवाब दे रहे हैं उनमें से किसका सही आ रहा है। कम से कम आपको तो पता चलता रहे कि जिनके साथ आपकी लड़ाई है उनका लेवल क्या है। चलिए इसको बताइए, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है। थोड़ा सा लाइव में जो आपका रिकॉर्ड हो रहा था उसमें थोड़ा सा इशू आ गया था, इस वजह से हो सकता है कि कुछ चीजें हमारी ओवरलैप हो गई हों पिछले 10 सेकंड की, लेकिन उसको इग्नोर करना है और इस प्रश्न पे आना है। प्रश्न कह रहा है कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है, बताइएगा। प्रश्न संख्या 10, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है। तो अभी पिछला प्रश्न आपने देखा था, सेम प्रश्न था, ये भी प्रश्न सेम है। इसका सही उत्तर है माइट्रोकॉन्ड्रिया, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताइएगा, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, आपको बताना है। ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद जवाब देना है आपको। पहले खूब अच्छे से 2 बार प्रत्येक प्रश्न को देखना है, उसके बाद जवाब देना है। बताएं, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। चलिए जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा, किसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है बताइएगा। प्रश्न संख्या 11, इसका जवाब दीजिएगा।
देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, रट जाइएगा रट जाइएगा, लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ये विकल्प आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है आपको बताना है, फास्ट जवाब दीजिएगा। कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? इनमें से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है आपको बताना है, चलिए जवाब दीजिएगा। कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? देखो कोशिका का नियंत्रक केंद्र बोला जा रहा है, तो कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? केंद्रक को बोलते हैं कोशिका का नियंत्रक केंद्र, ए विकल्प आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, इनमें से किसकी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है आपको बताना है। 4 विकल्प आपके पास हैं और इन 4 विकल्पों के आधार पर आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, किसकी कोशिका है भैया? जीवित कोशिका। वो अभी सूक्ष्मतम की बात हो रही है, बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। बैक्टीरिया, ब्रेड मोल्ड, वायरस या माइक्रोप्लाज्मा? इसका याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है सी विकल्प, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा रट जाइएगा। माइक्रोप्लाज्मा क्या है? कोशिका। माइक्रोप्लाज्मा की जो कोशिका होती है वो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, ठीक है। चलिए, सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा की, इसको बताइए। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसको क्या कहते हैं आपको बताना है, फास्ट जवाब दीजिएगा। उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। क्या बोला जा रहा है? डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसको क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? बी विकल्प, हिस्टोन प्रोटीन इसका सही उत्तर है, हिस्टोन प्रोटीन। चलिए फास्ट जवाब। देखो जब हम फास्ट क्विक देखेंगे ना तभी चीजें हमारी बेहतर होंगी, कि जो इस सेशन का जो लक्ष्य है हमारा तभी वो अचीव हो पाएगा, क्योंकि इस तरह से डिस्कशन करते हुए चलेंगे तो 15 से 20 प्रश्न पे ही रुक जाएंगे। और जरूरी है कि एक बार हम पूरा देख लें, बाकी डिस्कशन वाली क्लास तो एक सप्ताह बाद आपकी कंटिन्यू हो ही रही है। इसको बताइएगा, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? इनमें से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है आपको बताना है, फास्ट जवाब दीजिएगा। इनमें से किस में डीएनए होता है आपको बताना है, फास्ट जवाब दीजिएगा। 4 विकल्प हैं आपके पास, इन 4 विकल्पों में से आपको चुनाव करना है। क्या सूत्रकर्णिका में डीएनए होता है? एकदम सही है। दूसरा, यदि हम बात करें केंद्रक में, एकदम सही है। हरितलवक की बात करें, एकदम सही है। मतलब सूत्रकर्णिका, केंद्रक और हरितलवक इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? बताइएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है आपको बताना है, फास्ट जवाब दीजिएगा। चलिए बताइएगा। देखो इसमें क्या सम्मिलित होता है, तो इसमें होता है एक नाइट्रोजनी क्षारक, एक है ये लिखा है, एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह, तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताइएगा, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका के अनुरूप कार्यों में से एक कार्य कौन सा है? चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य कौन सा है बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। प्रश्न अच्छा है, बताइएगा। देखो उम्मीद करता हूं ये सारे चीजें आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं जरूरी है संबंधित टॉपिक का अध्ययन किया जाए। इसका सही उत्तर है विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। तो जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है उसका एक अनुपूरक कार्य यह भी होता है कि वह विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण करे, तो इसका डी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइएगा, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता? चलिए बताइएगा, डीएनए और आरएनए में अंतर तो आपने पढ़ा ही होगा, तो बहुत अच्छा है, जवाब दीजिए। डीएनए में क्या रहता है और आरएनए में क्या नहीं रहता, इन चारों में से आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब, प्रश्न संख्या 18 का जवाब दीजिएगा। बताइए, थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन या साइटोसिन? चलिए फास्ट जवाब, सभी का जवाब आना चाहिए। देखो इसका सही उत्तर है थायमीन, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। थायमीन जो है वो
डीएनए में तो रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है बताइएगा। डीएनए और आरएनए तो सबने पढ़ा होगा, तो बताइए आरएनए का प्राथमिक कार्य होता क्या है, क्या कार्य करता है आरएनए? चलिए बताइएगा, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण, अनुवाद करना, प्रतिकृति बनाना या प्रकाश संश्लेषण। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? याद रखिएगा, आरएनए का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, इसको बताइएगा। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते क्या है आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब, राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स क्या होते हैं आपको बताना है। चले समय नहीं लेना भैया, समय नहीं लेना, समय है ही नहीं आपके पास। राइबोसोम्स क्या होते हैं आपको बताना है। देखो याद रखिएगा, राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स आरएनए होते हैं एक प्रकार के, तो ये क्या है? आरएनए। बी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइएगा, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन क्या होते हैं? बताइएगा, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन क्या होते हैं? चार विकल्प यहां पर भी है। केंद्रीय कहां पे होते हैं? केंद्रीय झिल्ली में, कोशिका कला में, गुणसूत्रों में, लाइसोसोम्स में। बताइएगा। अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 21 का जवाब, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, क्या होते हैं? चले फास्ट जवाब। देखो इसका सही उत्तर है गुणसूत्रों में। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसको बताइएगा, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? ये तो आपने पढ़ा है ना भैया। बताइए डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसने दी थी? फास्ट जवाब, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसने दी थी आपको बताना है। ये तो आपने पढ़ा है, भी जो सेशन चल रहे थे उसमें भी इसकी चर्चा हुई थी। बताइएगा, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना दी गई थी आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई है? फास्ट जवाब। याद रखिएगा, डीएनए की जब द्विकुंडलिनी संरचना की बात करते हो तो आपको एक नाम याद रखना है, और ये नाम क्या है? वाटसन तथा क्रिक का नाम है। बी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइएगा, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? अभी आपने देखा डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना के बारे में अब पूछा जा रहा है, डीएनए को सबसे पहले अलग किसने किया था? चलिए जवाब दीजिएगा, डीएनए को सबसे पहले अलग किसने किया था? डीएनए को सबसे पहले अलग किसने किया था? बताइएगा, डीएनए को सबसे पहले अलग किसने किया था? डीएनए को सबसे पहले अलग की बात करें तो याद रखिएगा, फ्रेडरिक हॉफ मिस्चर ने सबसे पहले डीएनए को अलग किया था। रट जाइएगा, डीएनए को सबसे पहले किसने अलग किया था? फ्रेडरिक हॉफ मिस्चर ने डीएनए को सबसे पहले अलग किया था। रट जाना है भैया, रट जाना है। ठीक है, समझने का समय नहीं है। यदि आपने पहले से पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो रट जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइएगा, डीएनए के दो स्टैंड बंधे होते हैं। डीएनए के दो स्टैंड बंधे होते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। डीएनए के दो स्टैंड बंधे होते हैं, किसके द्वारा बंधे होते हैं भैया? सहसंयोजक बंध या वांडर वॉल बल या स्थिर वैद्युत बल या हाइड्रोजन बंध से। आप सबको पता है डीएनए की जब बात होती है तो इनके जो दो स्टैंड होते हैं ये बंधे किससे होते हैं? ये हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। ए विकल्प सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, इसको बताइएगा। यहाँ पे यदि हम बात करें, हाँ 24, प्रश्न संख्या 25 टाइपिंग एरर है, इग्नोर करना है। डीएनए के एक तंतुगक्ष से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। डीएनए के एक तंतुगक्ष या स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? चलिए जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब आपको देना है। चलिए बताइएगा फास्ट जवाब। इसको क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को बोलते हैं अनुलेखन। क्या बोलते हैं? अनुलेखन प्रक्रिया बोलते हैं। बी विकल्प सही उत्तर है, अनुलेखन प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25,
26। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था आपको बताना है। चार नाम, खुराना, केल्विन, डी ब्रिज या मिलर ने। चलिए बताइएगा, सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में किसने किया था? याद रखिएगा, सबसे पहले डीएनए के संश्लेषण की बात आए वो अभी प्रयोगशाला में, तो बात आती है खुराना की। खुराना ने किया था, बी विकल्प सही उत्तर है। चलिए इसको बताइएगा, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है बताइएगा, फास्ट जवाब बताइए। अच्छा प्रश्न है, आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, जवाब दीजिएगा। देखो, जब बात आती है डीएनए की अंगुली छाप का प्रयोग, तो माता पिता की पहचान के लिए भी किया जाता है, ठीक है। और जहां पे दुराचार की घटनाएं होती हैं, रेप की घटनाएं होती हैं, वहां पे भी किया जाता है। यहां तक कि जब कोई बड़ी घटना होती है, चोरी की घटना होती है, तो वहां पे चोर की पहचान के लिए भी किया जाता है। तो इनमें ये सभी सही हैं, मतलब डी विकल्प यहाँ पे बाहर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ई विकल्प हमने रखा है। तो इस आधार पे आप ई विकल्प को टिक करोगे। मतलब सिर्फ इतना आप जानो कि इसका जो है बहुत संदर्भों में उपयोग किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताइएगा, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी होता है आपको बताना। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी होता है? चलिए फास्ट जवाब। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न इंटरव्यू में पूछा गया था मेरे से, ठीक है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसी से संदर्भ में पूछा गया था, सेम ये चीजें नहीं पूछी गई थी, ठीक है। टाइगर पे जो धारियां होती हैं और इस तरह के, जैसे आप देखते होंगे कि जेब्रा पे भी होती हैं, ठीक है। कुछ मतलब कैट फैमिली की जो ये आप कह सकते हो जो जंतु हैं, उनमें धारियां होती हैं। तो ये किसका परिणाम है? कुछ में नहीं होती हैं, तो किसका परिणाम है? तो कहीं ना कहीं ये चीजें कहां से आती हैं? जीन से आती है, डीएनए से संबंध होता है। तो डी विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताइएगा, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुण सूत्री संयोजन उत्तरदायी है? पुरुषों में गुणसूत्र पुरुषत्व के लिए, याद रखिएगा, पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? फास्ट जवाब दीजिएगा। चलिए जवाब दीजिएगा इसका। आप जानते हो 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स एक्स, तो यहाँ पे एक्स वाई जो होता है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। डी विकल्प सही उत्तर है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक का जन्म होता है? सेम चीजें जो पिछले प्रश्न में पूछी गई थी, वही चीजें यहां पर भी हैं, ठीक है। इसको बताइए, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट के मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है, बताइएगा। शरीर में लगी चोट के मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, इसके लिए केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुण सूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसके किया जाता है? मतलब गुण सूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है बताइएगा। फास्ट जवाब, गुण सूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? फास्ट जवाब, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मध्यावस्था। आगे बढ़ते हैं, इसको बताइए, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? बताइएगा, विषाणु में इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, विषाणुओं में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं होती है? विषाणुओं में कौन सी विशेषता नहीं होती है आपको बताना है। डीएनए आरएनए की मौजूदगी, परिपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी कोशिका भित्त की मौजूदी। कौन सी विशेषता नहीं होती है? याद रखिएगा, विषाणुओं में कोशिका भित्त की मौजूदी नहीं होती है, मौजूदगी इनकी नहीं होती है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 34, इसको देखते हैं। विषाणु में होता है क्या? विषाणु में क्या होता है आपको बताना है। केवल डीएनए, केवल आरएनए, केवल डीएनए, या तो आरएनए या तो डीएनए, बताएं विषाणु में क्या होता है। फास्ट जवाब, विषाणु में क्या होता है? क्या दोनों होता है या कोई एक होता है, ये आपको बताना है। देखो विषाणुओं की जब बात करते हैं तो या तो आरएनए या तो डीएनए होता है, इसलिए डी विकल्प आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, विषाणुओं में या तो डीएनए या तो आरएनए। इसको बताइए, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है आपको बताना है। बताइएगा, पौधों को प्रभावित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? चलिए जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब। देखो, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं की बात करें तो इसमें केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है। क्या होता है? केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है। याद रखिएगा, केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए इनमें देखने को मिलता है। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विषाणुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, विषाणुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। विषाणुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। फास्ट जवाब, विषाणुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। चले बताइएगा, विषाणुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो, विषाणुओं की जब बात करते हो तो आपको पता होगा, यहाँ पे एक विकल्प में दिया है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं। गलत है भैया, प्रकाश संश्लेषण विषाणु जो है संबंध नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? इनमें से किस वायरस की खोज सर्वप्रथम हुई थी आपको बताना है। चलिए बताइएगा, इनमें से किस वायरस की खोज सर्वप्रथम हुई थी? इनमें से किस वायरस की खोज सर्वप्रथम हुई थी आपको बताना है। चलिए बताइएगा, प्रश्न संख्या 37, किस वायरस की खोज सर्वप्रथम हुई थी? चलिए, सर्वप्रथम यदि हम बात करें तो टीएमटी वायरस की खोज हुई थी। याद रखिएगा, इसको बताइए। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है, जो है एड्स की यहाँ पे बात हो रही है और बोला जा रहा है कि मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है, और इस विषाणु को क्या कहते हैं वही बात हो रही है यहाँ पे। बताइएगा, प्रश्न संख्या 38 का जवाब दीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस बोलते हैं। ए विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न? फूट एंड माउथ डिजीज की बात हो रही है। बोला जा रहा है किसके कारण उत्पन्न होती है। 4 विकल्प है, जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या कवक। इनमें से सही कौन सा है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, इनमें से सही कौन सा है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, इनमें से सही कौन सा है। चलिए बताइएगा, कौन सा सही है। देखो, फुट एंड माउथ डिजीज की यदि हम बात करें तो यह विषाणुओं के संक्रमण से होने वाला एक रोग है। इसका सही उत्तर है विषाणु। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताइए, इबोला क्या है? इबोला क्या है बताइएगा। इबोला का नाम बहुत सुना होगा अफ्रीका के संदर्भ में। बताइए, इबोला है क्या भैया? चलिए जवाब दीजिएगा, इबोला क्या है। इबोला क्या है आपको बताना है। इबोला है क्या? इबोला एक वायरस था, इबोला वायरस बोला जाता था। ठीक है, तो इबोला एक वायरस है। ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइए, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है बताइएगा। दूध का दही के रूप में जमना किसके कारण से होता है बताइएगा। प्रश्न संख्या 41 जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 41 जवाब दीजिएगा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? याद रखिएगा, ये कारण है लैक्टोबैसिलस। याद रख लीजिएगा, रट जाइएगा। लैक्टोबैसिलस के कारण जो दूध है वो दही के रूप में जम जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42,
निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात की जा रही है, बताइएगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है? फास्ट जवाब, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है, बताइएगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है? याद रखिएगा, राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, बी विकल्प। इसको बताइए। नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं, आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है, फास्ट जवाब दीजिएगा। इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा आपको बताना है। चलिए क्विक जवाब, फास्ट रिस्पॉन्स करिए। इसमें कौन सा है? तो बहुत सिंपल सा है भैया। इसका सही उत्तर क्या है? दालें, ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइएगा। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नत्रजन स्थितीकरण जीवाणु कौन सा है, बताइएगा। क्या बोला जा रहा है? फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित कौन सा जीवाणु होता है जो पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? चलिए बताइएगा। नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है? प्रश्न संख्या 44 का जवाब दीजिए। चलिए बताइएगा। याद रखिएगा, ये जो जीवाणु है ये सहजीवी जीवाणु होता है, सी विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के उपयोग में लाया जाता है? अक्सर होता है क्योंकि तेल का निर्यात जो है वो समुद्र मार्ग से ही होता है, ठीक है। तो तेल आवागमन के लिए, आयात निर्यात के लिए प्रमुख माध्यम है समुद्र, उसी मार्ग से सब कुछ होता है। तो जब समुद्र मार्ग से होता है अक्सर क्या होता है कि रिसाव हो जाता है, और रिसाव के चलते जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है उस स्थान विशेष का वो प्रभावित होता है। तो उसको दूर करने के लिए एक विशेष प्रकार के जीवाणु की व्यवस्था है, वो कौन सा है वही बोला जा रहा है इसमें, बताइएगा। प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर बताएं। प्रश्न संख्या 45। देखो इसको बोलते हैं एस्यूडोमोनास, याद रखिएगा। यह स्यूडोमोनास से पूछा जा सकता है क्योंकि आज के समय में तेल रिसाव की जो घटनाएं हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। तो एस्यूडोमोनास का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये जीवाणु है, ये प्रयोग में लाया जाता है, जिसका नाम है एस्यूडोमोनास। इसको बताइएगा। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद कौन करता है? प्रशीतन खाद्य, याद रखिएगा, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद कौन करता है आपको बताना है, बताइएगा। परिशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद कौन करता है? फास्ट जवाब, 46 का जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा। याद रखिएगा इसका सही उत्तर है जैव रासायनिक अपक्रियाओं की दर को कम करना, बी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताइएगा। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं, बताइएगा। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? फास्ट जवाब दीजिएगा। फास्ट जवाब दीजिएगा। इसको बोलते हैं किण्वनीकरण, ठीक है, ए विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 48। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक संबंधित है किससे? छत्रक का संबंध किससे है? चलिए जवाब दीजिएगा। छत्रक का संबंध किससे है आपको बताना है। छत्रक का संबंध किससे है? फर्न, शैवाल, कवक या लाइकेन? फर्न, शैवाल, कवक या लाइकेन? याद रखिएगा इसका संबंध है कवक से, सी विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है आपको बताना है, बताइएगा। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? चलो इसका सही उत्तर है कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, याद रखिएगा। इसको खाद्य छत्रक सामान्य बोलते हैं। इसको बताइए। ईस्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे के उड़ने का क्या कारण है? उठने का क्या कारण है, बताइएगा। क्या बोला जा रहा है? ईस्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? फास्ट जवाब दीजिएगा।
ईस्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? इसका कारण क्या है बताएं, फास्ट जवाब बताएं। इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो गैस है उसका निर्मोचन। क्या कारण है? CO2 गैस का निर्मोचन। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, CO2 गैस का निर्मोचन। इसको फैक्ट है, नोट कर लेना है, ठीक है। CO2 गैस का निर्मोचन इसका कारण है, ठीक है। CO2 गैस का निर्मोचन इसका कारण है, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और आज 50 प्रश्न पर ही हम रुकते हैं, 50 प्रश्न पर ही अपनी चर्चा को हम समाप्त करते हैं, ठीक है। बाकी अब इसी तरह से आप मान के चलिए, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा 40 मिनट से 1 घंटे का ये सेशन रखना है हमें, और यही प्रयास रहेगा कि कम से कम 50-50 प्रश्न हम सीखते हुए आगे बढ़ें और उस प्रकार से हम चीजों को बेहतर करें, ठीक है। तो 50 प्रश्नों की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल के सेक्शन के अंतर्गत मिलेगी, वहां जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इस 50 प्रश्न की PDF आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंतर्गत मिलेगी। PDF जरूर डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि उससे क्या है कि आप कभी भी त्वरित रिवीजन कर सकते हो। क्लास के 1 दिन बाद ये PDF आपको उपलब्ध होगी, तो इससे आपका त्वरित रिवीजन हो जाएगा। परीक्षा के समय में भी या कहीं पर भी आप बैठे हो, मान लीजिए नेट की उपलब्धता नहीं है, तो आप PDF के माध्यम से चीजों को रिवाइज कर सकते हो। PDF आपको मिल जाएगी। बाकी कोई सुझाव है तो आप सुझाव भी हमें दे सकते हो। और याद रखना है, 6 तारीख के बाद से, जनवरी के पहले सप्ताह के बाद से जो दूसरा सप्ताह हमारा प्रारंभ होगा, उस सप्ताह से आपकी चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तब तक मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा, उपस्थित हो जाऊंगा, तो निश्चित रूप से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे और नए पैटर्न के आधार पर आगे बढ़ाएंगे। तो प्लीज जितनी जानकारी अभी दी गई है इसको आपको रिवाइज करना है, एक बार जाके PDF से पुनः इसको देखना है प्रश्नों को, क्योंकि जब हम बार बार प्रश्नों को ही देखेंगे ना तो कुछ चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। विशेष रूप से ऐसे विषय जो समझ में ना आते हो, तो वहां पे जरूरी है कि चीजों को बार बार रिवाइज करें, हम मैक्सिमम बार रिवाइज करें, जब भी समय मिले रिवाइज करें, तभी चीजें हमारी बेहतर होती हैं। और ये जो 800 प्रश्न करा रहा हूं, इसमें से आपको देखने को मिलेगा कम से कम सामान्य विज्ञान के जो आपके प्रश्न होंगे वो कम से कम 50 से 60% प्रश्न, विशेष रूप से जो जीव विज्ञान वाले होंगे, यहां से देखने को मिलेंगे, अनिवार्य रूप से 100% देखने को मिलेंगे। इसलिए इसको रट जाना है, बार बार रिवाइज करके इसको रट जाना है पूरा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, सुबह 9:30 बजे उपस्थित रहिएगा। और इस सेशन में क्योंकि क्विक रिवीजन हम करते हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।